देखिएगा, हम लोगों ने मराठा देखा था, है ना, और मराठा ही देख रहे थे, आंग्ल मराठा, ठीक है, आंग्ल मराठा संघर्ष। तो हमने कल बताया भी था कि पानीपत के युद्ध के बाद जो है हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा जो है ना, संघर्ष देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो यहाँ से टिप्पणी आते हैं, अगर आप प्रीवियस साल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ से बड़े पैमाने पे क्या होगा, टिप्पणी आएगा, है ना, चाहे वो सलवाई हो, बेसिन हो, ये सारे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल, 3 आंग्ल मराठा हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा, और यहाँ से प्री जब दोगे आप जो है आईएएस का या पीसीएस का, तो वहाँ भी आप देखना संघर्ष होगा, यह है प्रथम, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, ध्यान देना। और ये जो होता है ये 1775 से 82, 1775 to 82। तो ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो दरअसल क्या होता है कि आप जब स्वयं से भी पढ़ते हो तो वहाँ देखना आप भूल जाते हो, याद नहीं रहता, घौच पौच ज़्यादा है यहाँ, मानते हो कि नहीं। तो इसकी कहानी अगर समझ में आ जाए और बेसिक चीज़, तो आप भूलोगे नहीं। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता रहे हैं, जब आईएएस आप मेंस दोगे तो वहाँ से सवाल भरे आते हैं, तो ज़्यादा फैक्ट थोड़ा है, तो याद रखना पड़ेगा, 2-4 ज़्यादा नहीं। तो दरअसल क्या हुआ कि जब 1761 में जाओ, सबसे पहले जब पानीपत के युद्ध की जब समाचार मिला, किसको, बालाजी बाजीराव को, जब वो समाचार मिला तो वो जो है सदमे में बीमार हो गया और कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। ये किसके साथ हुआ, ये बालाजी बाजीराव। तो उसका जो पुत्र है नाम है माधव राव, माधवराव फर्स्ट भी कहते हैं कई बार। और ये जो है अब सत्ता का दावेदार 2 है, एक तो ये कौन है, बालाजी बाजीराव का पुत्र, बाजीराव इसका पुत्र है ये माधवराव, और एक है बालाजी का भाई है रघुनाथ राव, राघोबा, हाँ अभी मरवाएगा। ये नारायण राव जो है बाद में मरवाता है, देखिए, हाँ अभी बता रहे हैं। अब देखो ये माधवराव है, अब माधवराव सत्ता में आता है तो माधवराव बहुत काम भी करता है, वो चाहे वो रुहेलखंड का मामला हो, फिर से चाहे वो हैदर को हो, ठीक है, निज़ाम, कर्नाटक, मुगल, इवन जितने भी शासक है आसपास के, सब इसके जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष जो है सत्ता को स्वीकार कर लिया है। हैदर को तो बार बार हराता है ये। तो इस प्रकार से आप जब देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो माधवराव है ये पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठा साम्राज्य को फिर से पुनर्निर्माण करता है। यानी मराठा हार अवश्य गए थे, निर्जीव नहीं हुए थे, आप ये कह सकते हो। और माधवराव ने फिर से एक नया एक आयाम दिया, एक फिर से ऊपर उठाने का कार्य किया और शक्तिशाली बनाया। लेकिन माधवराव की मृत्यु हो गई 1772 में। कहते हैं कि 1772 में जब माधवराव की मृत्यु हुई, वो मराठों के पानीपत के तृतीय युद्ध से ये ज़्यादा जो है मतलब एक सदमा था, एक आघात था, एक क्षति जो है, नुकसान, या आप सब कह सकते हो, विपत्ति के समान था। क्योंकि भाई पानीपत में आपने गौरव, अस्मिता, प्रतिष्ठा, ठीक है, आपने खोया, लेकिन फिर से उसे बहुत हद तक, पूर्ण रूपेण तो कभी नहीं होता है जब आप एक प्रतिष्ठा खो दोगे तो, लेकिन बहुत हद तक उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। अब ये मर जाता है 72 में। तो हमारा जो है यहाँ से संघर्ष है। अब प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष तो हमारा जो है यहाँ से है, कहाँ से, 75 से। सबसे पहले देखो 72, जब ये 72 में मरता है तो इसके छोटे भाई, किसके,
माधवराव, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये प्री में भी आता है, इसलिए जो बच्चे ऑप्शनल पढ़ते हैं उसको वहां एज मिलता है। तो माधवराव के बाद कौन बनता है, मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई बनता है नारायण राव। ये 72 से 73 तक है। लेकिन रघुनाथ राव जो चाचा है माधवराव का, नारायण राव का, वो उसे प्रतीत होता है कि भैया मैं छोटा भाई हूं, मुझे बनना चाहिए। ये दोनों भाई है, चाचा है। अब क्या होगा, अब ये इसकी हत्या करवा देगा नारायण राव की। अब जब नारायण राव की हत्या करवा के अब बन जाएगा कौन, रघुनाथ राव, ये बन गया। और ये ज्यादा नहीं 1773 से 74 तक रहता है। चलिए यहां देखिएगा, तो ये जो रघुनाथ राव है ये 1773 से 74, ये ध्यान देना, ये बनता है। तभी क्या होता है कि मराठा संघ में कुछ सरदार है जिसका नाम क्या है, नाना, हाँ, फडणवीस, ध्यान देना बेटा, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया। ये नाना फडणवीस क्या करते हैं, इसके जगह पे इसे अपदस्थ करके बना देते हैं किसको, अन्य सरदारों की सहायता से, माधव नारायण राव। नारायण राव का पुत्र था माधव नारायण, एक ऊपर से लिया माधव, नीचे से नारायण राव। संघर्ष यहां से है, संघर्ष इस सत्ता को लेकर है कि माधव नारायण राव और रघुनाथ राव में पेशवा के पद को प्राप्त करने के लिए संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष में इसने ब्रिटिश से सहायता ली और ब्रिटिश ने इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। संघर्ष इस बात की है, बता रहे हैं अभी, एक मतलब होलिस्टिक बता रहे हैं कि अगर पूछा, अगर आप जो है बेसिक जानना है तो आप ये समझना कि ये जो माधव नारायण राव है और माधव राव है, ये सॉरी ये रघुनाथ राव, यानी पेशवा के पद को प्राप्त करने के लिए एक पोते में और एक दादा में संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष के दौरान रघुनाथ राव ब्रिटिश से सहायता मांगता है और फिर संघर्ष शुरू होता है। अब सहायता कैसे मांगता है ये देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां आया आपका नारायण राव, नारायण यानी माधव नारायण राव, ये देखिएगा ध्यान से। अब ये बात 1774 की है। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, आपको पता है 3 प्रेसिडेंसी है, बॉम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी है। लेकिन इस तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे मेन कौन है, जो कलकत्ता का जो है गवर्नर होता है वो सबसे है, क्योंकि 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, याद होगा क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, याद आया कुछ। और जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण हो गया, जिसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है वो जितना भी प्रेसिडेंसी है उसका हेड हो गया। यानी मद्रास और बंबई बिना इनकी अनुमति से युद्ध और संधि नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। अब रघुनाथ राव ने क्या किया, समझिएगा ध्यान से, यही मेन है, एक बार समझने की चीज है। अब इसे सत्ता चाहिए था। मराठा में आंतरिक रूप से माधव नारायण राव को समर्थन प्राप्त है पुराने सरदारों का, नाना फडणवीस का, उन्हें समर्थन प्राप्त है महादजी सिंधिया का, वही महादजी सिंधिया जिसने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था 1772 में। अब ये भाग कर गया बंबई प्रेसिडेंसी के पास और उससे एक संधि किया सूरत की
संधि 1775 में, यानी युद्ध का जो कारण है, जो संघर्ष शुरू हुआ, वो सत्ता को लेकर है और ब्रिटिश द्वारा मत आंतरिक हस्तक्षेप। अब ये सूरत की संधि क्या थी, तो इसके प्रावधान अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बस मैं समझा दे रहा हूं। अब ये जाएगा तो क्या होगा, ये बंबई प्रेसिडेंसी को बोलेगा ना वहां के गवर्नर को कि हे महामहिम, मुझे पद चाहिए, मैं पेशवा बनना चाहता हूं, बताइए मेरे साथ कितना जाति हुआ, ऐसे ही बात करेगा नहीं। आई एम ऑलरेडी चीटेड बाय द मेनी सरदार ऑफ द मराठाज, प्लीज हेल्प मी, ऐसे ही बात करेगा। अब इसको इंग्लिश नहीं आएगा तो क्या बोलेगा, महामहिम मुझे हेल्प कर दो, सहायता करो, मुझे गद्दी दिलाओ, बदले में आप जो बोलोगे, मुझे बस गद्दी चाहिए। तो अंग्रेज भी कुछ मांगेगा ना, नहीं मांगेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा। इसे बोला कि भैया देखो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा 2500 सेना से। किसको, हाँ, कि मैं 2500 की सेना से हेल्प करूंगा। अब ये संख्या याद ना हो तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। यानी सैन्य सहायता देने का वादा किया। मीन्स में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, फैक्ट। कई लोग बड़े खुश होते हैं, फैक्ट डाल दिए, याद रहा तो अच्छी बात। तो सैन्य सहायता देने का वादा किया, और वो पैसा कौन देगा, रघुनाथ राव। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे क्या दोगे, सालसेट और बेसिन। यानी इसको क्या प्राप्त होगा, ब्रिटिश को सालसेट, सालसेट पश्चिम भारत का, और बेसिन। और भी है, जैसे भरौच वगैरह का जो क्षेत्र था उसका राजस्व वगैरह थोड़ा सा दे देता मुझे, गुजरात का जो था। बोला ठीक। तो ये जो है हुआ, जो मेन जो था। बदले में क्या था, बदले में था कि आप परेशान मत हो, मैं आपको सैन्य सहायता दूंगा और आपको मैं पेशवा बनवाऊंगा। अब ये बात पता चला किसे, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी के गवर्नर कलकत्ता के, वह है वारेन हेस्टिंग्स। जब वारेन हेस्टिंग्स को पता चला कि भैया आपने सूरत की संधि कर ली, वो बोला ये तो एक पक्षीय है, अनुचित है, किसी प्रकार से नीति सम्मत नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय शक्ति से संधि करने का अधिकार किसे होनी चाहिए, बंगाल के गवर्नर को। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आसान है, बंगाल के गवर्नर को मिलना चाहिए। लेकिन बंगाल के गवर्नर को ना मिलकर ये खुद ही कर लिया। अब बंगाल का गवर्नर आएगा और वो क्या करेगा बेटा, सॉरी, हाँ, ये क्या करेगा, पुरंदर की संधि, हाँ, पुरंदर की संधि। हाँ, एक कोड भी है, सु पू बस, सूरत, पुरंदर, बड़गांव और सलवाई। हमें याद रखना है सलवाई, सलवाई आएगा। अब सूरत पुरंदर की संधि हुई। अब पुरंदर की संधि में कलकत्ता के जो गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ, और उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो मुझे भी कुछ दो। तो फिर से वही बात है, बोला कि ठीक है, आपको मैं जो है सालसेट का जो है क्षेत्र दे दूंगा, मैं भी हेल्प कर दूंगा, इस टाइप से। और महाजी सिंधिया वगैरह जो है, इन लोगों ने भी अच्छा मीडिएटर का काम किया। मेन मीडिएटर करेगा 1782 के सलवाई में। मतलब आपको बस ये याद रखना है कि पुरंदर के संधि के द्वारा एक प्रकार से कलकत्ता के साथ जो संधि हुई, उसमें हुआ कि पहले वाली जो संधि है उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। बंबई प्रेसिडेंसी क्या गवर्नर किसी भी तरह से इसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और 25,000 का पेंशन दिया गया। किसे, रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव अपना दावा छोड़ देगा और उसे गुजरात भेज दिया गया।
मतलब पुरंदर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बस इतना समझना कि जब कलकत्ता का प्रेसिडेंसी हस्तक्षेप करेगा तो बंबई आउट हो जाएगा और वादा करेगा कि मैं भविष्य में इंटरफेयर नहीं करूंगा। समझ में आ गया? और रघुनाथ राव को बोला कि भैया आप बुझा पेंशनर, 25,000 मिलेगा, आराम से जीवन जियो और मुझे कुछ क्षेत्र दिलवा दो, तो इसको मिलेगा क्षेत्र। भाई पहले वाले में से 67 वगैरह का बात हो गया। चलो, तो ये जो सूरत और पुरंदर है, ये कहीं ना कहीं आप देखना, ये दोनों जो संधियां हैं वो एक पहले होता है बंबई प्रेसिडेंसी से, अमान्य किया जाता है, फिर कलकत्ता से होता है। लेकिन प्रश्न यहां यह है कि क्या बंबई प्रेसिडेंसी चुप रहेगा? अब बंबई प्रेसिडेंसी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर लिखा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन में है और किसी तरह से उससे अनुमति ले लिया कि आप मराठों पे अटैक करो। सुनना ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है? बंबई महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी। अब बंबई प्रेसिडेंसी ने, वहां के गवर्नर ने अपनी एक सेना भेजी और युद्ध हुआ। और युद्ध का नाम था, ये तो हो गया 2, तीसरे चरण में अगर आप देखोगे तो युद्ध का नाम था तेलगांव का युद्ध। तेलगांव का युद्ध आपको जानकारी नहीं है, ब्रिटिश पराजित हुआ। ब्रिटिश पराजित हुआ और बड़गांव की संधि करनी पड़ी। और ये बड़गांव की संधि अपमानजनक संधि थी ब्रिटिश के लिए। और इस संधि के द्वारा पता है क्या हुआ? जो जितने भी क्षेत्र दिए थे, यानी 1773 के पहले कहा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जितने भी क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र मराठा को वापस दिए जाएंगे। मराठा के मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। मतलब बड़गांव की संधि इसके लिए एक अपमानजनक संधि थी 79 में। यानी पहले सूरत, पुरंदर और बड़गांव। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि जब प्रथम मराठा युद्ध हुआ वो सबसे कठिन परिस्थिति में ब्रिटिश ने लड़ा था। सबसे कठिन परिस्थिति था। क्यों? क्योंकि जब वो लड़ता है तो आप जरा देखो, पहली बात, ब्रिटेन ने अमेरिका खो दिया। 75-76 में वहां स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और 76 में अमेरिका को खो दिया उसने। अभी रेगुलेटिंग एक्ट आया और कंपनी पर नियंत्रण है। कॉर्नवालिस जो है उसका भी मतभेद हो रहा है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई तो एलिजा एम्पे उसके न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। तो अधिकार को लेकर हो रहा है विवाद, यानी आंतरिक विवाद हो रहा है। दक्षिण में निजाम है, दक्षिण में हैदर का उत्कर्ष हो चुका है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 82 वो शुरू हो चुका है। यानी वो जब लड़ा तो अपने सबसे बुरे दिन में। एक क्वेश्चन आएगा, अब बहुत आसान है, लेकिन किसी भी तरह लिख दोगे तो 5-6 नंबर आ जाता है। 5 नंबर तो हमेशा आ जाता है। 6 नंबर का प्रयास करना है, 7 नंबर, सारे 6 नंबर। अब आया चौथा जो युद्ध होता है, फिर बाद में जब युद्ध होता है लास्टली अंग्रेज भी देखता है यार कि अब कुछ किया जाए, क्योंकि उससे मराठों ये के अतिरिक्त एक अन्य शक्ति हैदर है। अब हैदर से लड़ना है, युद्ध हो चुका। तो मराठा क्या करते हैं? एक संधि करते हैं जिसका नाम है, अब देखना, 1782 में करते हैं सलवाई की संधि। सलवाई यानी पहला करता है सूरत, दूसरा पुरंदर, बड़गांव और सलवाई। इसके प्रावधान आपको याद रखने हैं, यह इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश को क्या मिले? इसका मध्यस्थता किसने किया? महादजी सिंधिया ने। इसका जो मध्यस्थता किया महादजी सिंधिया। ब्रिटिश भी चाहता है शांति,
इस संधि को कहा गया 20 वर्षों का युद्ध विराम। एक क्वेश्चन भी आता है कि सलवाई की संधि 20 वर्ष का युद्ध विराम है। बहुत क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बनेगा, यहां से 15 क्वेश्चन, आंसर सबका एक ही होगा, सबका एक ही आंसर होता है। सलवाई की संधि को देखिए, ये एक तरफ कौन है, ब्रिटिश, और एक तरफ पेशवा, नाम क्या है, नारायण राव। अब माधव नारायण राव को मान लिया जाता है पेशवा, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटिश को क्या मिलता है, क्षेत्र मिलेगा, एलिफेंटा वगैरह का क्षेत्र मिल जाता है, सालसेट का क्षेत्र मिल जाता है, मतलब भूक्षेत्र प्राप्त हुआ उसे। किसको, सालसेट का जो क्षेत्र है बहुत फर्टाइल भी है, बहुत राजस्व का है। दूसरी बात, रघुनाथ राव का तो पता ही कट गया, और पहले ही पेंशनर मतलब घोषणा हुआ था, यहां से और ज्यादा उसको बोला कि आपका कोई वो नहीं है, और ये जो है अब शासन करेगा। ये हुआ कि मैं आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सलवाई से निष्कर्ष निकला कि मैं आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आप भी ब्रिटिश के जो बंगाल है, कर्नाटक है, ये सब में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई कर्नाटक का जो नवाब था इसका मित्र था, तो मतलब हुआ कि सलवाई की संधि के द्वारा इसे लाभ ये हुआ कि इस संधि के पश्चात इसे अवसर मिला, क्योंकि भारत का जो एक प्रमुख शक्ति है मराठा, उससे ये एक प्रकार से निश्चिंत हो गया। और अब हुआ कि चलो भाई आगे हम क्या करेंगे, अब आपको आगे जो है हम दूसरी शक्तियों से लड़ने में सक्षम होंगे। तो सलवाई की संधि की महत्व यह है, इसलिए कहा भी कि सलवाई की संधि एक प्रकार से जीवनदायिनी था, जड़ी बूटी टाइप से काम किया। हाँ, आपने सही कहा कि दैत्य अभी मरा नहीं, मतलब सलवाई से निश्चित रूप से ब्रिटिश कहीं ना कहीं दोनों बराबर पे थे, लेकिन ब्रिटिश के लिए नैतिक रूप से एक प्रकार से झुकाव था, नैतिक बाध्यता थी ये करना, इस संधि, क्योंकि ऐसा करके वो ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत कूटनीति का काम किया, और आने वाले 20 वर्षों में उसने मराठा के अतिरिक्त निजाम, चाहे वो आप देखना मैसूर जो मेन प्रतिद्वंदी था, उस पर उसने नियंत्रण स्थापित किया, तो ये लाभ मिला उसको। तो राजस्व की दृष्टि से भी उसको जो क्षेत्र मिले वो पर्याप्त रूप से क्या है, फर्टाइल थे, समृद्ध क्षेत्र थे, तो ये भी हुआ। तो यहां से जो आपके जो सवाल बनेंगे, इसके स्पष्ट सवाल हैं, तो उस सवाल को आप लिख लो पहले, है ना, यहां पे सवाल बनेंगे आपके, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, सलवाई की संधि, क्वेश्चन लिखिएगा, डायरेक्ट आएगा। सलवाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को, भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नवीन मोड़ देने वाली थी। एक नवीन मोड़ देने वाली थी। एक और लिखेगा, सलवाई की संधि, सलवाई की संधि, दूसरा टिप्पणी लिखेगा, इन्वर्टेड कॉमा में टिप्पणी करे, ये जो पहला लिखे हो ना वो इन्वर्टेड कॉमा में है, टिप्पणी करे। दूसरा लिखेगा, सलवाई की संधि न ब्रिटिश के लिए सम्मानजनक थी न ही उपयोगी। ठीक है, इसके जो प्रावधान है 3-4 ज्यादा नहीं,
वो आपको काम आएंगे, उसको लिख लीजिए। मेन मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। हाँ, टिप्पणी करें। लिखेगा सलवाई की संधि के प्रमुख प्रावधान लिख लीजिए, ये काम आएगा। हालांकि मिल जाता है हर जगह, लेकिन मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ भी जाएगा। लिखेगा पहला प्रावधान, लिखेगा दोनों पक्षों ने, पहला पॉइंट सलवाई की संधि की, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को या जीते हुए क्षेत्रों को लौटा देने पर या वापस कर देने पर सहमत हुए। दूसरा पॉइंट लिखेगा सालसेट और एलिफेंटा, ब्रिटिश के पास वापस रहने दिया गया। फिर लिखेगा अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और माधव नारायण राव को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया। माधव नारायण राव को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया। पूर्ण विराम। रघुनाथ राव के हेतु या रघुनाथ राव के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। रघुनाथ राव के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश नहीं देगा, मराठा ही देगा। हाँ, तब ब्रिटिश क्यों देगा? नहीं, अभी कोई वो नहीं। हाँ, नहीं। एक और लिखेगा पॉइंट, सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की अपनी संपूर्ण भूमि पुनः प्राप्त हो गई। पश्चिम की संपूर्ण भूमि प्राप्त हो गई। अब ये हो गया पैराग्राफ। अब इसके महत्व लिख लीजिए, या इसके ये ऐसे लिखिए, रुक जाइए, पैराग्राफ चेंज करके आप इसके लिखिए, हाँ महत्व वो लिख लीजिए, प्रभाव लिख लीजिए, महत्व नहीं, प्रभाव में दोनों आ जाएंगे, है ना। प्रभाव जब लिखिएगा मतलब संधि का या इस युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, कि सालसेट सलवाई की संधि, तो वो दोनों आ जाएंगे। लिखिएगा यद्यपि इस संधि के पश्चात
क्षेत्र और साम्राज्य की दृष्टि से, क्षेत्र और साम्राज्य की दृष्टि से पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें केवल सालसेट का क्षेत्र प्राप्त हुआ। मतलब मिला तो एलिफेंटा का, लेकिन मेन क्षेत्र क्या था? सालसेट का। दूसरा लिखेगा इस संधि के पश्चात मराठों ने एक प्रकार से अगले 20 वर्षों तक, मराठों ने नहीं, इस संधि के पश्चात ब्रिटिश, कर लीजिए ब्रिटिश, इस संधि के पश्चात ब्रिटिश ने अगले 20 वर्ष तक, इस संधि के पश्चात ब्रिटिश ने अगले 20 वर्ष तक मराठों की ओर से किसी प्रकार के आक्रमण या युद्ध के भय से मुक्त हो गया। किसी प्रकार के आक्रमण या युद्ध के भय से मुक्त हो गया। इस संधि के पश्चात ब्रिटिश मराठों की ओर से किसी प्रकार के युद्ध या ये आक्रमण जो होता है के भय से मुक्त हो गया। वस्तुतः ब्रिटिश अगले 20 वर्षों में ब्रिटिश ने मैसूर निजाम और अवध जैसे क्षेत्रीय शक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। एक और पॉइंट लिखेगा, जहां तक मराठों का प्रश्न है, तो वे इस अवधि का लाभ नहीं उठा पाए। और न ही ब्रिटिश प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रयास किए। ब्रिटिश प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रयास किए। देखिए, एक इतिहासकार है डॉडवेल, उसने तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया कि बोला कि यार देखो, ये जो सलवाई की संधि है, डॉडवेल ने कहा इसी संधि के कारण ब्रिटिश ने मराठों को 1782 में पराजित कर पाया। 1818 में, जब 1818 में तृतीय युद्ध होता है मराठों और ब्रिटिश का, तो डॉडवेल इतिहासकार कहता क्या है कि मराठा वहां हारे
अब ब्रिटिश जीता 18 में, वो 1782 का परिणाम है। तो इतना सहमत तो ज्यादा ही हो गया, इतना नहीं, बहुत सा कारण था, है ये सब नहीं। हाँ कौन क्या लिखवाए देखो तो। मराठा है, मराठा है, मुगल कहाँ से मराठा होगा? तो पर इतना दिमाग नहीं है, इतना जीवन में की क्या, बट सोचने वाली क्या बात है इसमें? चलिए देखिए, इसमें सोचने वाली क्या बात है, कुछ चीज सोचा नहीं जाता। अब देखो, मराठे के लिए मैंने इसलिए पॉइंट लिखवाया कि मराठा इस चीज को नहीं समझ सका, है ना। मराठा भाई 20 वर्ष का लाभ उससे मिला तो ब्रिटिश ने लाभ उठाया, आपको भी तो मिला था, आपने तो नहीं उठाया। तो इस प्रकार से सलवाई का संधि से क्वेश्चन आएगा, बना देना। अब है सेकंड ऑंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी मराठा, ये बार बार मैसूर आ जाता है ना, इसलिए कि भूले नहीं, मन नहीं करता मराठों क्या। निजाम, मराठा और राजपूत, ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जिसके वजह से हिंदुस्तान विदेशी सत्ता के नियंत्रण में आया। राजपूत के नीतियों की वजह से, लिखना मत कहीं, लेकिन राजपूत की नीतियों की वजह से, मराठों की दूरदर्शितापूर्ण और निजाम के, आप कह सकते हो बिलासपुर जीवन। बोलो। लिखवा देंगे, पहले तो समझो, मैं तो संधि लिखवा दिया ना, पहले लिखवाएंगे, है ना। ये समझ में आया, पहला सलवाई की संधि, है ना। ये तो मैं इसलिए लिखवा दिया कि सबसे महत्वपूर्ण था, तो मैंने अब वो क्या किया, मैंने वहां पे लिखवा दिया कि ताकि वो प्रावधान याद रहे समझने के लिए। अब दूसरा देखिए, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आपका भी मन भर जाएगा। देखिए, दूसरा हुआ 1803 से 1805। अब ये कैसे हुआ देखना, ये हुआ यूं कि गायकवाड़ है, सर ये एक है यशवंत राव होलकर, नाम सुने होंगे, यशवंत राव होलकर, ये होलकर का सरदार है, और इसका एक भाई है बिट्ठू जी, बिट्ठू जी, ठीक है। अब बिट्ठू जी जो है, इसकी हत्या करवा दिया किसने, पेशवा ने। संधि होता है दो में, समझे, बेसिन की संधि दो में है, लेकिन बेसिन की संधि युद्ध का कारण है, लेकिन युद्ध जो शुरू होता है 3 से। हाँ याद रखिएगा, बेसिन की संधि 2 से होता है, लेकिन जो युद्ध होता है यही तो है एक चीज। तो यशवंत राव होलकर कि भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा देता है पेशवा, और 1803-05 में पेशवा कौन बन जाता है, माधव नारायण राव के बाद बनता है बाजीराव सेकंड। पेशवा कौन है अभी, बाजीराव, ये ध्यान देना, बाजीराव सेकंड। प्री में मैं बार बता रहा हूं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो बाजीराव जो सेकंड है, उसने क्या किया, मरवा दिया। अब मरवा दिया तो होलकर क्या करेगा, मजबूत है, होलकर मजबूत है,
तो पेशवा और सिंधिया दो है, सुनना ध्यान से। पेशवा और सिंधिया दोनों की सेना को पराजित करता है कौन? होलकर। मजबूत था उस समय। अब ये डर कर जाता है कहां पे? ब्रिटिश के पास। और अभी ब्रिटिश कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली, और वेलेस्ली का चल रहा है सहायक संधि। तो ये पेशवा क्या करता है? जाता है और सहायक संधि स्वीकार करता है। यह बात है 1802 की, 1802 की। समझ में आया कुछ? कहानी का बैकग्राउंड और भी मतभेद है, लेकिन एक तात्कालिक कारण है कि यशवंतराव होलकर का भाई को मार देता है और इसके बाद होलकर से युद्ध होता है, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है? ये भाग के जाता है अंग्रेज के संरक्षण में, और एक संधि होती है जिसका नाम है बेसिन की संधि। ये सहायक संधि है, लेकिन संधि का नाम है बेसिन की संधि। एक क्वेश्चन बनता है कि बेसिन की संधि एक बेकार आदमी के साथ किया गया संधि है। मतलब बाजीराव सेकंड मजबूत नहीं है, हालांकि वो मराठों का प्रमुख है। मराठा 5 भाग में है, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, पेशवा। पेशवा उस सबका हेड है। सच्चाई तो यही है, पावर उसके हाथ में है 1750 के बाद। समझे? तो कई बार आप जीवन में जो काम करते हो ना, उसका उद्देश्य होता है अच्छा। नहीं समझे? जैसे आप दिल्ली आते हो तैयारी करने का, तो कोई ऐसा लड़का बताओ जो इसलिए आता है कि हम फेल कर जाएं। कोई ऐसा होगा? हर आदमी पास करने आता है यार। हर आदमी सोचता है कि जब तक अटेम्प्ट है सोचता है मैं पास हो जाऊंगा, और सोचना भी चाहिए। हर आदमी सोचता है कि मैं जीवन में अच्छा करूं, अच्छा बेहतर करूं, चाहे इतिहास का पात्र हो या इतिहास की घटनाएं हो। ध्यान दीजिएगा, ये सबके साथ। मानते हैं कि नहीं? ये सबके साथ। यहां भी यही हुआ। यहां भी यही हुआ का मतलब ये हुआ कि आप देखना जरा, ये जो बांटा गया था वो इसलिए बांटा गया था क्षेत्रों को कि वो आपस में न लड़के, वो अपना अपना क्षेत्र का विस्तार करेंगे, भूभाग का विस्तार करेंगे। होलकर अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, सिंधिया अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, भोसले बढ़ाएगा। नजराना भेजता था, लेकिन नजराना बाध्य नहीं था। लेकिन बाध्य ये वो टैक्स वो था, वो जो कर था अपने अपने क्षेत्र का कर था, उसको नजराना नहीं कहिएगा। नजराना हाँ कर था, राजस्व था वो चलाने के लिए। अब आया क्या? जब ये बेसिन की संधि जब किया, तो आपके सामने सवाल है कि बेसिन की संधि थी क्या जो 1802 में किया गया? एक और कौन है? ब्रिटिश, और एक और कौन है? पेशवा। यानी एक और पेशवा है और एक और ब्रिटिश। सहायक संधि स्वीकार करने का मतलब है कि पेशवा बाजीराव सेकंड के पास अंग्रेज की सेना होगी, और उसका खर्च कौन देगा? पेशवा। 6000 की सेना, पूना में रहना निश्चित हुआ। पेशवा का मुख्यालय पूना में है। 6000 की सेना, कभी सोचना। और 26 लाख रुपए का भूभाग प्रदान किया गया ब्रिटिश को। सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात, 26 लाख के राजस्व का भूभाग। तो जमीन ही दिया जाता था, जमीन जो है 26 लाख का। जब सेकंड प्रावधान पे आइएगा बेसिन की संधि में, तो कहा गया कि निजाम जो है और गुजरात के जो गायकवाड़ है, उसमें कोई भी विवाद होगा तो मध्यस्थता कौन करेगा? ब्रिटिश। मतलब आपकी विदेश नीति, संपूर्ण विदेश नीति ब्रिटिश के हाथों में आ गई। एक बहुत बड़ा जो है
है तो बहुत सारे, लेकिन मेन जो है दो, कि आपने एक प्रकार से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो क्या होलकर स्वीकार करेगा? बाद में सिंधिया भी स्वीकार नहीं किया, गायकवाड़ भी नहीं किया। अब जब इसके अतिरिक्त बाकी लोग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि युद्ध होगा, संधि होगा। तो इसका जो कोड है, संधि का कोड, युद्ध वगैरह, वो है वे दे सु रा। वे मतलब बेसिन, दे मतलब देवगांव, सु मतलब सुरजी अर्जन गांव, और रा से है राजपुर घाट की संधि। बेसिन में तो पेशवा के यहां सेना रहेगा, खर्च पेशवा देगा, समझ आ रहा है। और दूसरी ये आएगा आपके वहां भी एग्जाम में आता है। और यहां पे क्या होगा, मध्यस्थता को तैयार हुआ। देवगांव की संधि हुई भोसले के साथ, ब्रिटिश और भोसले। ये 1803 1805 ये दिसंबर है दोनों। बरार और कटक का क्षेत्र मिल गया किसको? ब्रिटिश को। यानी भोसले ने बरार और कटक का क्षेत्र दे दिया। हां, सुरजी अर्जन गांव सिंधिया के साथ हुआ। राजस्थान का क्षेत्र, भरौच का क्षेत्र, अहमदनगर का क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र मिल गए सिंधिया से ब्रिटिश को। मतलब भोसले से कटक और बरार मिला था, और यहां से मिल गया और भी क्षेत्र। और ये जो हुआ ये होलकर से हुआ। चंबल और बुंदेलखंड का, चंबल का कुछ क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र होलकर ने किसको दिया? ब्रिटिश को। तो द्वितीय जो युद्ध है उसमें मेन है बेसिन। आपको कुछ न भी याद है तो कोई बात नहीं, बस बेसिन की संधि याद रखना है। आई बात छोटी, समझ रहा? ये अगर नहीं भी याद है बस कोड याद रखना। क्योंकि जब बेसिन का संधि का विरोध किया अन्य मराठा सरदारों ने, तो एक एक करके पराजित किया और ये संधि हुआ। भोसले आया, आजा बताते हैं, हार गया। संधि कौन? देवगांव। सिंधिया आया, हार गया, सुरजी अर्जन गांव। फिर होलकर आया, मैं आता हूं, हार गया, राजपुर घाट। लेकिन हां, इसको राजघाट की संधि भी बोलते हैं, राजपुर घाट की। गायकवाड़ नहीं आया, गायकवाड़ ने युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। गायकवाड़ ने युद्ध से अलग कर लिया। तो बेसिन की संधि जो है एक प्रकार से मराठा तो उसी समय हार गया था। अब बेसिन की संधि से कौन कौन से टिप्पणी बनेगा वो आप लिख लो, और बहुत सारे टिप्पणियां हैं। पहला टिप्पणी, इन्वर्टेड कॉमा में आए हुए हैं कई सारे प्रश्न। बेसिन की संधि ने, बेसिन की संधि ने, हेडिंग लिख लीजिएगा, बेसिन की संधि, जैसे क्वेश्चन है, बेसिन की संधि ने इस आधार को ही बदल दिया, इस आधार को ही बदल दिया जिस पर हम खड़े हैं। या सॉरी, जिस पर हम पश्चिम भारत में खड़े थे, जिसमें हम, बेसिन की संधि ने इस आधार को ही बदल दिया जिस पर हम पश्चिम भारत में खड़े थे। ठीक है, उसी में इसने ब्रिटिश उत्तरदायित्व को तिगुना कर दिया। इसने, बेसिन की संधि ने, यानी इसने ब्रिटिश आधार को तिगुना कर दिया। तिगुना, तिगुना कर दिया।
एक और लिखिएगा क्वेश्चन। बेसिन की संधि ने अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संक्रियाओं में, बेसिन की संधि ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रियाओं में ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संक्रियाओं में ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। एक और इन्वर्टेड कॉमा में, बेसिन की संधि एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि थी। टिप्पणी करें। बेकार के ऑब्लिक में शून्य भी कर लीजिएगा, शून्य के साथ की गई संधि थी। बेकार आदमी या शून्य के साथ की गई संधि थी। एक और लिखिएगा, बेसिन की संधि उचित नीति सम्मत उचित नीति सम्मत तथा विवेकपूर्ण कार्यवाही थी। ठीक है, विवेकपूर्ण कार्यवाही थी। अब इतने सारे सवाल हैं, 4 होंगे, 3 है, 4 है। अब बेसिन की संधि के मुख्य प्रावधान लिख लीजिए। अगर आपको प्रावधान याद है 3-4 तो आपको समस्याएं नहीं होंगी। और तीनों बता के फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, पहला पॉइंट, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करते हुए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया। दूसरा पॉइंट लिखेगा, पेशवा को ब्रिटिश द्वारा 6,000 की सैन्य सहायता और तोप खाना आदि, पेशवा को 6,000 की ब्रिटिश सहायता और तोप खाना आदि देना स्वीकार किया गया। हालांकि इस सेना को पेशवा के सीमाओं में ही रहने की व्यवस्था की गई। और
इनके खर्च के लिए 26 लाख आय वाले क्षेत्र को 26 लाख आय वाले क्षेत्र को ब्रिटिश को प्रदान किया गया। 26 लाख आय वाले क्षेत्र को ब्रिटिश को प्रदान किया गया। एक और लिखिएगा, इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने यह भी स्वीकार किया कि इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने यह भी स्वीकार किया कि वह भविष्य में ब्रिटिश के किसी भी प्रतिद्वंदी को वह भविष्य में ब्रिटिश के किसी भी प्रतिद्वंदी को पति मत ले लीजिएगा, हाँ, अपनी सीमाओं में नहीं रहने देगा या नहीं रहने दिया जाएगा। रहने दिया जाएगा या नहीं रहने देगा। साथ ही उसी में लिखिए, साथ ही अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के बिना नमिता गुड मॉर्निंग, अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के बिना ना तो किसी क्षेत्रीय शक्ति अथवा बाह्य शक्ति से युद्ध या संधि कर सकता है, ना तो किसी क्षेत्रीय अथवा बाह्य शक्ति के साथ युद्ध या संधि कर सकता है। क्या लिखे हैं जरा एक बार बताओ तो मुझे। नहीं, ये पॉइंट उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि साथ ही किसी अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के बिना पेशवा न तो किसी क्षेत्रीय या बाह्य शक्ति के साथ इवन युद्ध या संधि, इस प्रकार एक लाइन लिखिएगा इसमें, इस प्रकार पेशवा की संपूर्ण विदेश नीति, इस प्रकार पेशवा का संपूर्ण विदेश नीति मराठों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। एक और लिखेगा, एक और पॉइंट है, गुजरात के गायकवाड़ और निजाम के साथ किसी भी मतभेद का निर्णय गुजरात के गायकवाड़ या निजाम के साथ किसी भी विवाद या मतभेद का निर्णय या मध्यस्थता अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। एक और पॉइंट, पेशवा ने सूरत से अपने अधिकार को वापस छोड़ दिया। पेशवा ने सूरत से अपने अधिकार को छोड़ दिया।
ये जो है ये क्या थे, प्रावधान थे। अब ये प्रावधान अगर देखा जाए तो क्या महत्व है, अगर मराठों के लिए देखोगे तो अहितकर है। कैसे? न केवल क्षेत्र गया, सूरत मान लो, विदेश नीति, सैन्य निर्भरता, आर्थिक, इसको क्षेत्र भाई 26 लाख रुपए, प्रतिष्ठा, गरिमा, इसमें लिखिएगा, इसका प्रभाव लिख लीजिए या महत्व लिख लीजिए, ब्रिटिश के दृष्टि से लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, देखिए महत्व, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के लिए क्या महत्व था, पहला पॉइंट लिखेगा। बेसिन की संधि ने कंपनी को, बेसिन की संधि ने कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण एवं अन्य भारत में, दक्षिण एवं अन्य भारत में साम्राज्य स्थापित करने का, सॉरी, साम्राज्य को सुदृढ़ करने का, कर लीजिएगा, साम्राज्य को सुदृढ़ करने का एक सुअवसर प्रदान किया, साम्राज्य को सुदृढ़ करने का एक सुअवसर प्रदान किया। लिखेगा, यद्यपि, हाँ, यह संधि मात्र पेशवा के साथ की गई थी, यह संधि मात्र पेशवा के साथ की गई थी, परंतु पेशवा मराठा संघ का प्रमुख भी था, परंतु पेशवा मराठा संघ का प्रमुख भी था। इस दृष्टि से संपूर्ण मराठा शक्ति, संपूर्ण मराठा शक्ति कहीं ना कहीं संपूर्ण मराठा शक्ति कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधीनता के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से आ गया, ब्रिटिश अधीनता के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। मतलब बताया जा रहा है कि देखो, आपने एक को एक से संधि किया, लेकिन संधि एक से था, लेकिन आपने हराया भी तो है। आपने गायकवाड़ भाई को हराया, भोसले और सिंधिया को हराया, और तब जाके बेसिन की संधि है। आपने गायकवाड़, हाँ, होलकर, सिंधिया सबको हराया, आपने हराया सबको, हराने भाई बाद में हराया आपने। तो बेसिन की संधि जो की गई थी वो इसके बाद ये निश्चित हो, हालांकि बेसिन के बाद भी अगर मैं एक पैराग्राफ लिखवाऊंगा कि बेसिन की संधि से अंग्रेजी सर्वोच्चता पूर्ण रूप से आ गया, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी बहुत सारा चीज बाकी था। हाँ, मराठा थी, क्योंकि नहीं होता तो भाई सेकेंड थर्ड वाले क्यों होता। अभी तो बेसिन 1802 में हुआ, और भी तो है। लेकिन हाँ, अब प्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि जब आपके मेन आदमी भले वो कमजोर है
जब उसने अधीनता स्वीकार कर लिया तो ये बता रहा है कि भविष्य में बाकी लोग भी अगर युद्ध हुआ तो हो सकता है हार जाएंगे, एक संभावना तो बनती है। एक ये लिखिएगा, इस संधि का महत्व इसमें है कि, इस बात में है कि, लिखिएगा इस संधि का महत्व इस बात में है कि इस संधि का महत्व इस बात में है कि पेशवा की संपूर्ण विदेश नीति ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और साथ ही निजाम और गायकवाड़ के साथ विवाद की स्थिति में, और साथ ही निजाम और गायकवाड़ के साथ विवाद की स्थिति में अंग्रेजों को मध्यस्थता करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये हो गया क्या। अब पैरा चेंज करके लिखिए, जो अहम चीज है लिखिए, लेकिन बेसिन की महत्ता को, लेकिन बेसिन की महत्ता को मानते हुए, लेकिन बेसिन की महत्ता को मानते हुए यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस संधि ने ही अंग्रेजों को दक्षिण अथवा अन्य भारत की सर्वोच्चता प्रदान कर दी। दक्षिण अथवा अन्य भारत की सर्वोच्चता प्रदान कर दी। आपको बताना है, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको आलोचनात्मक कहते हैं, प्रदान कर दी। दक्षिण में मौका मिला, पश्चिम में तो है ही, पश्चिम में तो ठीक है, वो तो है ही। पश्चिम के बाद हमने क्या लिखा, अन्य भारत। दक्षिण में इसको मौका मिला निजाम और हैदर से लड़ने का, समझ रहे हैं, शुरू में वहां पे पहले वाले में। यहां क्या मौका मिला इन्हें, यहां मौका ये मिला कि आप जब दक्षिण भारत में देखिएगा तो दक्षिण में ये मराठों का जो दक्कन है ना, मराठों का दक्कन में भी अभी भी नियंत्रण है। मैसूर खत्म हुआ, ठीक। 1801 में निजाम ने भी सहायक संधि स्वीकार कर लिया। 2 में होता है, तो दक्षिण का मतलब क्या होता है, दक्कन। और मराठों का अभी भी प्रभुत्व कहां पे है, निजाम के पास एरिया से टच कर रहा है, महाराष्ट्र के बेल्ट में है दक्कन, दक्षिण, समझ रहे हैं। तो दक्षिण भारत में जब तक आप मराठों को नहीं हराइएगा, ध्यान रखिएगा, मराठों को हराने के बाद ही पश्चिम और दक्षिण भारत में आपका नियंत्रण स्थापित हुआ। तो पश्चिम भारत का मतलब ये पूरे भारत में नहीं था, राजस्थान के बेल्ट, हाँ, मराठों का जो फाइट होगा वो, हाँ, दक्कन को लेकर हुआ, चाहे वो निजाम को लेकर हुआ,
चाहे मैसूर तो निजाम से ज्यादा तो नहीं हुआ, मैसूर को लेकर ज्यादा हुआ। तो यही कह रहा है कि आप ठीक है, ये संधि हुई, ये संधि हुई, लेकिन कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि इसी संधि ने आपको दक्षिण भारत का सर्वेसर्वा बना दिया, क्योंकि आप सबको हरा दिए थे। पश्चिम और दक्षिण भारत का एक और मराठा बचा हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि अन्य भारत के अन्य भागों में सर्वोच्चता प्रदान की, ऐसा नहीं था। अभी भी मराठा खत्म नहीं हुए थे। अगर ऐसा होता तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता ही नहीं। और एक ऐसे व्यक्ति के साथ संधि किया गया था जो केवल पेशवा का प्रतिनिधित्व था, बाकी अन्य सरदारों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो बात अलग है कि बाद में आपने हराया और देवगांव की संधि की, सुरजी अर्जन गांव की संधि की, आपने राजपुर घाट की संधि की। तभी तो कहा भी जाता है कि एक बेकार आदमी के साथ की गई, जीरो के साथ की गई संधि थी। हालांकि हमने बताया कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि जीरो के साथ की गई संधि थी। भाई महत्व तो था ही। उसी में लिखेगा निश्चित रूप से, उसी में लिखेगा आगे निश्चित रूप से, ना उसी में निश्चित रूप से ब्रिटिश ने मराठा संघ के प्रमुख के रूप में, ब्रिटिश ने मराठा संघ के प्रमुख के रूप में पेशवा से संधि कर अपने सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। पेशवा से संधि कर अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। परंतु भारत की सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए यह संधि पर्याप्त नहीं थी। भारत की सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए यह संधि पर्याप्त नहीं थी। पूर्ण विराम के बाद लिखेगा, क्योंकि इस संधि के पश्चात भी अन्य मराठा सरदार इस संधि के पश्चात भी अन्य मराठा सरदार चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो सिंधिया, भोसले या होलकर, अन्य मराठा सरदार चाहे सिंधिया, भोसले, होलकर सरदारों के लिए, अन्य मराठा सरदारों सिंधिया, भोसले, होलकर ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। वही मराठा शक्ति का पूर्ण रूपेण उन्मूलन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ। वहीं मराठा शक्ति का पूर्ण रूपेण उन्मूलन या अंत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ। उन्मूलन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ। दूसरी ओर पंजाब अब धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित हो रहा था। उधर पंजाब एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में धीरे धीरे उदित हो रहा था।
जिसका कि विलय 1849 में किया गया। समझ गया? आपने बताया कि अगर ये संधि को आप बोलते हो कि भाई सर्वोच्चता प्रदान किया, तो मराठे भी कहां माने थे संधि को? केवल पेशवा के अतिरिक्त तो और किसी ने नहीं माना। अगर आपको लगता है कि बेसिन की संधि से आपने सर्वोच्चता प्रदान किया, तो भाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जरूरत ही नहीं होती। और छोड़ दो, अभी सिख रणजीत सिंह के नेतृत्व में उभर रहा है। अगर ऐसी होती तो अभी 1849 में जाकर उसका अंत होता है। और जब तक सभी को नहीं हरा दे तो आपकी सर्वोच्चता स्थापित क्या चीज की हुई? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा भी था कि बेकार के आदमी के साथ संधि है। दरअसल इस युद्ध का महत्व आपने बता दिया, लेकिन बताना पड़ेगा ये चीज कि भैया आप जितना महत्व देते हो, इस युद्ध के बाद मराठा सरदार जब हारा, सिंधिया होलकर ये सारे लोग हारे, तो बाद में जाकर इन लोगों ने अपना अपमान समझा। और तृतीय 1817 में ये लोग फिर एक हो जाते हैं और तब जाकर युद्ध करते हैं, बदला लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बेसिन की संधि क्या है? ठीक है, आप इसने एक आधार दिया। जब पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो बाकी लोगों ने भी स्वीकार किया, अलग अलग स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या यह नहीं है कि संधि के पश्चात जो एक समन्वय का अभाव था, जो मतभेद था, एक बार फिर से अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए मराठा एकजुट होने का प्रयास किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट तृतीय आंग्ल में ये मराठा युद्ध में फिर से ये लोग एकजुट होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये नेगेटिव पॉइंट है, इसका एक पॉइंट लिखिए यहां। हाँ, दोनों मिले हुए थे। एक पॉइंट लिखिए नेक्स्ट। लॉर्ड वेलेस्ली, सॉरी उसका भाई का नाम क्या था? आर्थर ना, लिखिएगा। आर्थर वेलेस्ली ने इस संधि के बारे में बताया कि, या कहा कि, आर्थर वेलेस्ली ने इस संधि के बारे में बताया कि आर्थर जेल है ना, मुंबई में होगा, मुंबई जाइएगा, बहुत बड़ा जेल है। आर्थर वेलेस्ली ने संधि के बारे में बताया कि इनवर्ट कॉमा में यह संधि एक बेकार आदमी या शून्य आदमी के साथ की गई संधि थी। लिखेगा इसी में, इस संधि को न तो पेशवा के अतिरिक्त किसी अन्य मराठा सरदारों ने स्वीकार किया। इस संधि को पेशवा के अतिरिक्त न किसी अन्य मराठा सरदारों ने स्वीकार किया। और न ही अंग्रेजों को उतना लाभ हुआ जितना कहा जाता है, और न ही अंग्रेजों को उतना लाभ हुआ जितना कहा जाता है। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे कि न तो अंग्रेजों के लिए, न ही अंग्रेजों के लिए उतना लाभप्रद रहा जितना आमतौर पर कहा जाता है। पूर्ण विराम। क्योंकि एक लाइन लिख लेना, क्योंकि इस संधि के पश्चात समस्त मराठा सरदार
अपने अपमान का बदला लेने हेतु, अपने अपमान का बदला लेने हेतु एवं और पुनः मराठा गौरव की प्राप्ति के लिए, और पुनः मराठा गौरव की प्राप्ति के लिए एकजुट हो गए। जिसका परिणाम था तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। जिसका परिणाम था तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। नहीं, आप जो कहते हो कि भाई देखो, मैंने इसलिए अलग अलग डायमेंशन से पहले मैंने महत्व लिखा दिया बेसिन का 3 पॉइंट, फिर एक लिखवा दिया कि देखो जितना कहा जाता उतना भी महत्वपूर्ण नहीं था, और उसी में 2 पार्ट हो गया। एक वेलेस्ली का, आर्थर वेलेस्ली का स्टेटमेंट भी आ गया कि भैया एक कौन है ये पेशवा, ये सांकेतिक है, एक ऐसा आदमी है जिसकी इतनी शक्ति भी नहीं है, उससे वो तो होलकर से हार जाता है, सिंधिया और जो है पेशवा की सेना हार जाती है। क्या इतना महत्वपूर्ण है? तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया, और बाद में किया भी, तो हारने के बाद किया है। वो हारने के बाद करता है, जरा सोचो। ठीक है, अभी नेट की प्रॉब्लम है भी मुखई नगर में, सब जगह है, इसलिए है ना, तो मुझे तो पता रहता है। हाँ, अभी चल रही है प्रॉब्लम, इसलिए कोई परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी तो जितने वीडियो हैं, ये सारे वीडियो जो है वो रेंडर हो रहे हैं और वो हो रहे हैं। तो जो वीडियो ऐप में आएगा तो वो सब कट एडिट होके आएगा, रेंडरिंग होके आएगा, सब सारा उसमें एक। तो ये अपने बच्चों को नहीं मिलेगा, ये केवल ऐप में मिलेगा, उनको मिलेगा जो ऑनलाइन है। ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन की सुविधा नहीं मिलेगी, ऑनलाइन वाले को ऑफलाइन की सुविधा नहीं मिलेगी। ये सुविधा की बात है। ये ऐसा थोड़ी ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, क्लास करो, पूछो, 50 बार पूछो। ऑनलाइन वाले 25 बार पूछे, क्योंकि वो ज़्यादा पूछ ही नहीं पाते हैं, उनकी कमी है। अब मराठों के लिए क्या था, 2 पॉइंट लिख लेना। चलिए, कौन ना, वो रिकॉर्डिंग होके ऑनलाइन में जाएगा, वो जी हाँ सेम, वो एडिट हो जाएगा सब। चलिए, हाँ एक वो लिखो, नोट करके लिखो। जहां तक मराठों का प्रश्न है, लिखेगा, हाँ बेसिन की संधि में लिखिए। जहां तक मराठों का प्रश्न है, तो इस संधि ने, मराठों का प्रश्न है तो इस संधि ने उसकी प्रतिष्ठा गौरव, अर्थ, गौरव, प्रतिष्ठा, अर्थ आदि को एक ही झटके में उससे छीन लिया। बेसिन की संधि का मतलब समझते हैं क्या है? आपने ब्रिटिश स्वद जो संप्रभुता है उसको स्वीकार किया। बेसिन का संधि का मतलब समझते हैं? आपने अपनी गौरव को खो दिया। यानी जो शिवाजी थे, जो पेशवा था, उन सब की प्रतिष्ठा, सम्मान, सबको क्या किया? आपने न्यौछावर कर दिया, सुपुर्द कर दिया, समर्पित कर दिया ब्रिटिश के आगे। और अर्थ के मामले में इसलिए
क्योंकि ब्रिटिश सेना वो 26 लाख का जो क्षेत्र है वो तो क्षेत्र लेगा आपसे, और धीरे धीरे आप पैसा नहीं दे पाओगे तो और भी क्षेत्र लेगा। क्या मतलब बार बार क्या लिखा है एक ही चीज? आपकी विदेश नीति खत्म हो गई यार, आपको युद्ध नहीं करना है, मतलब ये गौरव और सम्मान खत्म। जब आपको अपने मन से कुछ करना ही नहीं है तो बचेगा क्या? युद्ध करने के लिए मुंह देखना है उससे, अंग्रेज का, किसी को रखने के लिए मुंह देखना है, निजाम से संधि करना है मुंह देखना है, गायकवाड़ से बात करना है मुंह देखना है, तो आप तो बस क्या बचा आपके पास, है ना? टिप्पणी तो अलग से होगा, ये मेन मैं बता दिया है मोटा मोटी आपको। अब देखना, अब तीर्थ कब होगा? ये बहाना है, तीर्थ आंग्ल मराठा संघर्ष, ये बात है 1817-18 की। ठीक है, 17। ये कारण तो दूसरा था, डेट मत देखा करो, नेट पे डेट देखता है। बैठो, जब मेरे क्लास में बैठो तो बैठो चुपचाप सुनो। अरे मोबाइल मत यूज किया करो, घर पे करना। पिंडारी, ये क्या है? पिंडारी। अब एक आदमी आया लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद हो जाएगा, बता देंगे एक दिन। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये 1813 से 23 तक रहता है, क्योंकि लॉर्ड विलेजली के बाद आ गया 1805 में जब विलेजली जाता है तो बार्ले वगैरह आता है, मिंटो। तो ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, यानी भारत की जो शक्तियां हैं उसमें ज्यादा हस्तक्षेप के मूड में नहीं रहते। कारण दो है, एक कारण है कि वहां पे ब्रिटेन के अंदर एक समस्या है, यूरोप के अंदर फ्रांस नेपोलियन के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। अगर वो भारत में ज्यादा छेड़छाड़ करेगा, और अभी सिख मजबूत है तो उसका ज्यादातर ध्यान केंद्रित रहता है कि उत्तर पश्चिम से किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो। सिख मजबूत था, सिखों से उसको लाभ था, तो सिख को उसने समर्थन दिया, और 1809 में अमृतसर की संधि भी किया। रही बात मराठों का, अब मराठा तो भैया अपमानित हो गया था, मराठा बदला लेना चाहता था। यानी कारण क्या है? मराठों की ओर से कारण है अपमान का बदला, सम्मान की लड़ाई, वो मराठा गौरव, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, वो फिर से प्राप्त करना। और जो अपमानित हुआ है, जो उसका सब कुछ खो गया, वापस लेने का प्रयास होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स चाह रहा है भैया देखो, अब तो ना तो नेपोलियन है ना ही कोई है, ये चाहता है भारत में मराठों का दमन हो, और जो एकमात्र महत्वपूर्ण शक्ति बच जाएगा इसके बाद सिख इसका अपना आदमी है। तो ये चाह क्या रहा है? ये चाह रहा है मतलब ब्रिटिश सर्वोच्चता भारत में, ब्रिटिश पैरामाउंसी। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता के लिए जरूरी है कि मराठों का दमन किया जाए, मराठों का नाश किया जाए, तब युद्ध तो होगा। तो इसने बहाना किया पिंडारियों का, जैसे टीपू के दमन के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ का बहाना किया। जैसे आपके घर में भी होगा, अभी तो छोटे छोटे हो, बड़े हो जाओगे घर में देखना, जिसकी सखी सहेली होगी या सखा होगा, मित्र मित्रानी, तो जब मूड में आ जाएगा लड़ना है किसी लड़की को या किसी लड़के को, अब विशेषकर लड़कियों की जो है पत्नियों की बहुत अच्छा जो है विशेषता होती है ना, तो वो तो प्रवृत्ति पे है, ऐसा नहीं है कि लड़का भी लड़ता है, लेकिन हाँ। तो अब सुनना, ध्यान से सुनो। तो लड़कियों को देखना या महिलाओं को
कारण कुछ और होगा, लेकिन मुद्दा कुछ और चुना जाएगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, और फिर क्या होता है, लड़ाई किया जाएगा। अजय आपको भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, मेरी गलती क्या है। मतलब आपको भी समझ में नहीं आता कई बार कि यार मेरी गलती क्या है, और आप खुद उन गलतियों को ढूंढने में पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट। तो ऐसी परिस्थिति में मैं युवाओं को बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, बस ये मानना कि उनकी वो प्रवृत्ति है, अच्छी होती है महिलाएं। यहां क्या हुआ, बहाना तो पिंडारी है, लेकिन सच बताए मनसा कुछ और है। दरअसल पिंडारी जो थे, मैंने पहले ही बताया, योद्धा थे। कोई बात नहीं, लुटेरे भी तो योद्धा हो सकते हैं। ये सहायक के रूप में थे, मराठा सैनिक के सहायक। हाँ, हाँ, जैसे मैं बता रहा हूं कि शुरुआत में क्या था, ये मराठों के जो सेना है उसके साथ थे, मराठा सैनिकों के साथ थे, सहायक थे, निश्चित रूप से भीड़ थी। लेकिन इनकी जो कार्यशैली थी, लूटपाट करना और लूट के माल को लाना और कुछ अपने रखना और बाकी मराठों को देना। मराठों का अंश कम था। बाद में सिंधिया ने, बाजीराव ही है अभी, पेशवा का प्रमुख वही है, तो बाद में सिंधिया ने मना किया। नाम था दौलत राव सिंधिया। उसने इन पिंडारियों से आवाहन किया कि आप लूटपाट की प्रवृत्ति को छोड़ दो। लेकिन अब पिंडारी अलग हो गए मराठों से, अब वो स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे, ये इनकी कमी थी। अब सिंधिया पे आक्षेप लगाया गया कि मिस्टर सिंधिया, आप जो है इन पिंडारियों को दमन कर रहे हो, ये कहने संरक्षण दे रहे हो। सच बताया, ये पिंडारी सुरक्षा की दृष्टि के लिए भी खतरा था, शासन और प्रबंधन के लिए भी एक जो है कठिन समस्या बनता जा रहा था। तो अंग्रेज को लगता था कि पिंडारियों का दमन करना जरूरी है, क्योंकि पिंडारी प्रशासन, प्रबंधन, सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखा गया कि ब्लेम लगाया गया दौलत राव सिंधिया पर, जो स्वयं पिंडारियों को सुधारने में लगा है। अंग्रेजों ने इसके जितने भी नेता थे मार दिए, चित्तू, वासिल, सबको मार दिए। जो करीम था वो उसने आत्मसमर्पण कर लिया, मतलब एक दो आत्मसमर्पण किया, बाकी लोग मारे गए पिंडारियों को। अब अंग्रेज ने एक बहाना बनाया, पिंडारी का बहाना, ठीक। और उधर मराठा क्या चाह रहा है, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सम्मान, अपनी गौरव, सब एकजुट हुए, लेकिन बुरी तरह बार बार पराजित हुए। और इसका कोड है संधि का नापूगम। पहले पराजित हुए नागपुर में, कौन, किसकी राजधानी, ना से भोसले, मुख्यालय नागपुर में किसका है, भोसले। फिर पूना में पराजित हुए पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, मंदसौर में होलकर, इन नागपुर में भोसले, पूना में पेशवा, से ग्वालियर में सिंधिया, गायकवाड़ यहां भी ज्यादा कुछ करने का मूड में नहीं था, ज्यादातर तटस्थ था। यानी आप देख रहे हो कि मराठों को की फिर से अपनी गौरव, प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति। देखो क्या है, जब एक ही पैरेलल होते हो ना तो नहीं लड़ पाते हैं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ जो होता है ना, हाँ देखो, महत्वाकांक्षा में हमेशा अपना होता है। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मेरा मन में आ गया, तो हम तो भैया प्रधानमंत्री कितना भी अच्छा काम करे, मैं तो ना बोलूं कुछ, मैं तो अपने बारे में भाई बुराई करे, भाई होता है,
आदमी अच्छा नहीं सोचता, आदमी सोचता भाई इसकी प्रशंसा करके भी अपना व्यक्तित्व बनाया जा सकता है अगर अच्छे काम कर रहा है। विपक्ष देखते हो, जब ये पार्टी विपक्ष में थी तो कांग्रेस के अच्छे कामों का ही प्रशंसा नहीं किया, बुरे काम का तो कर की विरोधी किया। और अभी कांग्रेस सत्ता में है, ये विपक्ष में है, तो इसके भी अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं करते, बुराई तो करता ही है सबक। तो दोनों के साथ है। ये जो जितने भी मराठा थे समन में, ये भारत की मिट्टी की एक पहचान है, यहां के खून में है। स्वार्थ, स्वार्थ हर जगह मिलेगा। आप किसी भी सागर में, महासागर कहीं भी चले जाओ, टापू चले जाओ, कहीं भी चले जाओ सृष्टि में, स्वार्थ महत्वाकांक्षा ये तो मिलेगा। लेकिन हम लोग जितना अपने आप को कहते हैं, इतिहास बोध ये सिखाता है कि ना, कुछ ज्यादा नहीं कहते। मराठा अगर एक लड़े होते, निजाम के साथ मिलकर टीपू को समर्थन दिया होता हैदर को, तो क्या अंग्रेज कहीं टिकते? अवसर तो मिला ना था आपको, हैदर ने भी दिया, टीपू ने भी दिया, आपने तो नहीं मिला। इतिहास तो कई बार, एक बार देती है अवसर, 2 बार, तुम तो कई बार मिला तुम्हें। तो आज शर्म आती है जब बोला जाता है कि आप तो हार गए। राजपूतों को कितने बार मिला अवसर, लेकिन एक झूठ होके कभी नहीं लड़ा, वो भी तो नहीं लड़े, तब हार गए। और आज कहते हो विदेशी शक्ति ने हमें कब्जा कर लिया। विदेशी शक्ति ने कब्जा नहीं किया, आप समर्पित हो गए, आप हार गए। लिखो ना, हार गए। बड़े अच्छा लगता है, हम हार गए, वो एक्सेप्ट करो कि हार गए। और सबसे मजेदार चीज देखना, ये तीर्थोंगल मराठा युद्ध के दौरान एक युद्ध होता है जिसका नाम है भीमा कोरेगांव। ये बात 1818 जनवरी महीना का है, 1 जनवरी। ये एक तरफ ये भीमा नदी है, ये एक तरफ कौन है? ब्रिटिश, और एक तरफ कौन है? पेशवा। और इस युद्ध में ब्रिटिश का साथ देता है महार जाति के लोग। महार जाति के सहयोग से ब्रिटिश जीत जाता है और पेशवा हार जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में जब ये जीत गए तो भीमा कोरेगांव में एक वीर स्तंभ है, उनका प्रतीक है। वो उसे मानते हैं कि मैं शोषण से मुक्त हुआ, ब्रिटिश जीता, और जो पेशवा जो था, पेशवा के अधिकारी थे, पेशवा के लोग थे, इन महार जाति का शोषण करता था। और इस शोषण के उपरांत इन्होंने बाध्य होकर अंग्रेजों का साथ दिया। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इतिहास में तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया इसे। आज सोशल मीडिया है, आज क्वेश्चन करेंट से कोरिलेट करके पूछा जाता है, तो भीमा कोरेगांव के बारे में लोग जानते हैं, वरना कोई जानता भी नहीं। कभी आपने पूछा कि ये जो महार जाति के लोगों ने ब्रिटिश का समर्थन क्यों किया? हाँ, आपको बस एक है, विरोध करता है पेशवा, उनके समर्थक कहते हैं हम लोग राष्ट्रवादी थे और ये लोग अंग्रेज का साथ देकर गैर राष्ट्रवादी लोग थे। तो इतिहास में एक सवाल पूछना, हैदर का साथ न देकर तुमने कौन सी राष्ट्रभक्ति की थी? टीपू का प्रस्ताव को न मानकर तुमने कौन सी राष्ट्रभक्ति की थी? तुमने कौन सी देश हित में काम किया था? वो तो अंग्रेज से लड़ रहे थे ना। और 1802 की बेसिन की संधि में जब ब्रिटिश के गोद में जाकर तुम बैठ गए तो उस समय राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना नहीं थी, वो कहां थी? प्रश्न कर देना आसानी से, है ना? पूछता है भारत, सीधा प्रश्न करना, तुम मत बोलना कि यहां एक प्रश्न उठता है कि अगर आज भीमा कोरेगांव में अगर आप कहते हो कि भैया ये महार जाति के समुदायों ने पेशवा के अगेंस्ट युद्ध किया और ये एंटी नेशनलिस्ट, तो आप क्या थे? पढ़ना तो खुलेगा, है तो गाना आएगा याद, पर्दा में रहने दो, पर्दा न उठाओ,
भाई गलत बात है। आज भी इस युद्ध को अंबेडकरवादी, जो महार जाति के अंबेडकर के समर्थक है, अनुयायी है, आप प्रेरणा लेते हैं, इस भीमा कोरेगांव से अपने आप को अनुप्राणित करते हैं कि आपने जीता। यह पहली बार नहीं हुआ। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, तो वहां के स्थानीय लोगों ने कासिम का समर्थन किया था। कभी आपने पूछा कि उन कासिम के लोगों ने, उन बौद्धों ने, वहां के स्थानीय समुदायों ने राजा के विरुद्ध समर्थन क्यों किया? दाहिर के विरुद्ध समर्थन क्यों किया? क्यों? कारण क्या था? आपने देख लिया कि लोगों ने गद्दारी की। ठीक है, गद्दारी गलत चीज है, लेकिन कभी कभी गद्दारी अच्छा भी होता है। आप उसका छानबीन करो और अब प्रेरणा लो। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये पूछेगा मेंस में, ये जीएस में भी आएगा, जीएस मेंस में, प्री में, भीमा कोरेगांव। ठीक है, तो कल का जो मेरा काम है, वो काम है इसके भीमा कोरेगांव को लिखवाना, मराठों के पतन। क्या बेटा? हाँ, लिखवा दूंगा, टिप्पणी वगैरह आएगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, क्योंकि यहां से अच्छे सवाल आएंगे, हम तैयार रहिए। अब तो नया नया डायमेंशन होता है कि मराठों का पराजय क्यों हुआ, होलिस्टिक, मराठा क्यों हार गए? मंदसौर, होलकर जो है वही मंदसौर है, एमपी का बेल्ट है, और होलकर यहाँ पे जो है पराजित होता है। तो मेरा देखो क्या है, मैं इसलिए लिखवा देता हूँ, उन चीज़ों को बता देता हूँ कि याद रहे, और प्री में भी है काम देगा और मेंस में भी। बस मेरा एक प्रयास है कि आप एक बुक पढ़ते रहना, कोई भी बुक, सिंपल तरीके से, कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी बुक पढ़ लेना। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं।